हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं जो हमारा अमल और क्षार का जो अध्याय चल रहा था, मिशन शो जो आपकी है शेखावटी मिशन शो है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका जो अमल क्षार जो सेकंड चैप्टर है वो 7 अंक का है। और इसका मैंने आपको छोटे क्वेश्चन मतलब कि वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रिक्त स्थान मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अंदर रिक्त स्थान नहीं आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। अब हम बात करेंगे आज के जो हमारे क्वेश्चन अतिरिक्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर अतिरिक्त क्वेश्चन की बात मैं करने वाला हूँ। मैंने आपको देखो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप कंप्लीट करवा दिए हैं, और आज हम शुरू करने वाले हैं 2 और 4, 2 और 3, 5 नंबर के क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मतलब कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपके अच्छे कवर होने वाले हैं। तो शुरुआत कर दूंगा मैं एक एक क्वेश्चन से। बस बड़े जो क्वेश्चन होंगे उनका मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, और जो छोटे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर बताया जा सकता है उनका मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और शुरुआत करने से पहले बोल देता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना, और कमेंट कर जरूर बताना लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा शुरू होने वाला टॉपिक वो इस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि मैं बात करूं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न मैंने आपको पहले करवा भी दिया है कि अम्लों की जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन इसके अंदर है वो देखेंगे कि कोई धातु ए दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, वो भी सेम ही है, इसके अंदर धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा करने लायक है, इसको हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, सोडियम 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 हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। गर्म करने पर इसका विलयन लेना है। गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये है आपका क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। सबसे पहले आपको मैं बिना संतुलित मतलब कंकाली समीकरण लिखूंगा, तो संतुलित नहीं होगी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहले देखिए NaHCO3, इसको जैसे मैं गर्म करूंगा, विलयन को, इसके विलयन गर्म करूंगा तो क्या निकलेगा, Na2CO3 प्लस का H2O प्लस का CO2। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। और यहाँ पर देखिए हम समीकरण को चेक करेंगे, क्या ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखिए सोडियम का परमाणु कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। अब सोडियम इधर साइड में मिलाएंगे, सोडियम कितना आपका 2 परमाणु है। कितने हैं? 2 परमाणु है। कार्बन के कितने हैं, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन का देखो 3 ये हो गया, 1 ये होगा 4, और 4 2 6 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही हो रही है। और कार्बन की बात मैंने कर दी, सारी की सारी कर लिया है। अब इसके अंदर देखो सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पर 2 से करने के लिए 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 2Na, सोडियम में 2 और सोडियम में 2, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। अब हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन ये भी 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 6 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, तो इस समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये आपका अब पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब आपको पता है जैसे मैंने इसको गर्म किया तो कौन सी गैस निकली आपको दिख रही होगी। एक तो यहाँ पर जल निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है, प्लस में CO2 निकल रही है। CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है ना। जल निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं।
इसका सूत्र लिखिए और इसका उपयोग लिखिए। इसका सूत्र मैंने आपको कल बता दिया है, ये जो NaOH होता है उसके बारे में मैंने बताया था, और इसके दो उपयोग भी बता दिए थे मैंने कि खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए, एसिडिटी को भगाने के लिए एंटीसिड के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है, इसको क्वेश्चन के बार बार बताने की जरूरी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन है RBC 2014 के अंदर पूछा गया है कि पेयजल को शुद्धिकरण के लिए कौन सा सोडा है काम में लेता है, तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा, और सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ लिखिए, वो है सूत्र आपको बता दिया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये भी आपको करवा दिया है मैंने कि कौन से अम्ल कहाँ पाए जाते हैं। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए और इसे समझिए। अब क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीन होना है मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलकर के अभिक्रिया करते हैं, दोनों मिलते हैं, अभिकारक के रूप में कौन होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं। जैसे वो दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, अम्ल जो लवण है और जल बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है प्लस में आपका जल बाहर निकलता है। तो इस रिएक्शन को समझने वाले देखेंगे, पहले इसको परिभाषा लिख लीजिए इसकी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल प्लस क्षार करते हैं और क्या बनते हैं, लवण मिलता है प्लस में आपका जल मिलता है, ठीक है। अब इसी को हम रिएक्शन के रूप में लिखने वाले हैं। लिखिए NaOH प्लस का HCl, जैसे ये रिएक्शन करेंगे, जलीय विलीन करेंगे और उसके हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में Na प्लस का Cl, NaCl प्लस का यहाँ पर देखिए HH और H कितना हो जाएगा, H2O। ये हो गया आपका लवण और ये क्या हो गया आपका जल, ठीक है। ये समीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अगला है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों क्यों रखना नहीं चाहिए। ये आपको पता है कि जो पित्तल और तांबे के बर्तन होते हैं वो धातु ऑक्साइड होते हैं, सारी प्रकृति के होते हैं, जिसके अम्ल के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनते हैं। इसमें देखिए आपको बोल दे पीतल और तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसका कारण ये है कि जो तांबे और धातुएं होती हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। कैसी प्रकृति होती हैं, क्षारीय। और बात मैं करूँ खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपको पता होगा अम्ल और क्षार जब एक जगह रख देंगे तो यह करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो एक विषैले पदार्थ का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो खट्टे पदार्थ है उनको तांबे व पीतल के बर्तनों में रखा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। लिखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, रंग को क्यों नहीं बदलती। सोचने की बात है ये कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है सूखी, वो लिटमस पत्र जो होता है उसके रंग को क्यों नहीं बदलती है। इसका उत्तर लिखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस आयन उत्पन्न नहीं करती है। जो देखिए आपको पता है ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक है, मतलब कि सूखी हुई, क्या है, सूखी हुई है। और जो सूखी हुई होगी वो क्या नहीं उत्पन्न करती है, आयन उत्पन्न नहीं करती। क्या नहीं करती है, आयन उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती। तो आपके पास में लिख रखा है कि आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से शुष्क रंग नहीं बदलता है। और आयन ही उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या इसका रंग होगा चेंज, नहीं। अर्थात क्या होगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो क्या होती है, शुष्क होती है, मतलब सूखी अवस्था में होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर आपके उसके अंदर आयन ही नहीं होंगे तो क्या लिटमस पत्र का रंग चेंज होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, जो लिटमस पत्र का जो कलर होता है वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है आयनों पर डिपेंड करता है। अगर आयन उत्पन्न होंगे तो रंग भी चेंज होगा, और अगर नहीं होंगे तो रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका लिखिए अम्ल को तनुकृत करते समय
क्यों अनुशासित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए कि जल को अमल में, ये छोड़ दीजिए। तनुकरण किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ठीक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखिए अगला क्वेश्चन, तनुकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से लिखना है, अच्छे से समझते हुए जाना है। तनुकरण किसे कहते हैं, लिखिए। तनुकरण क्या होता है, डायलूटीकरण क्या होता है, डायलेशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन लगा, लिखिए तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण किसे कहते हैं। इसका थोड़ा सा हम क्वेश्चन जो आंसर है वो लिखेंगे किस प्रकार के हैं। जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, अम्ल व क्षार मिलाने पर अम्ल व क्षार मिलाने पर इसकी सांद्रता में प्रति आयन में कमी हो जाती है, प्रति आयन में कमी हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है। और जिसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। जिसे तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब क्या समझे आपको, तनुकरण मतलब ये होता है, देखो कोई चीज है, विलयन है, उसको गाढ़ा करना है, गाढ़ा है उसको क्या करना है, पतला करना है, मतलब कि उसको ऐसा करना है जैसे सोल्यूबल, मतलब विलयन बनाना उसका। गाढ़ी विलयन आपके पास में, उसके अंदर पानी मिलाए जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। और पतला करना है क्या हो जाएगा, तनुकरण होता है। तनुकरण क्या होता है, देखो आगे देखिए कि जल में अम्ल और क्षार जैसे हम मिलाते हैं, मिलाने पर क्या होता है, इसकी सांद्रता जो होती है, जो घुलने की जो कैपेसिटी होती है, कि जल्दी घुल जाएगा, कम घुलेगा, ज़्यादा घुलेगा, उसको बोलते हैं सांद्रता। प्रति आयन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। अब एक तो द्रव होता है, द्रव जल होता है, उसके अंदर आप कोई चीज़ को मिलाएंगे तो जल्दी से आसानी से घुल जाएगी, लेकिन तनुकृत कर दिया उसका मतलब उसमें अम्ल मिला दिया या फिर क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, वो गाढ़ा बन जाएगा, और उसकी सांद्रता जो होती है, घुलने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए सांद्रता मिलाने पर सांद्रता में प्रति आयतन में कमी हो जाती है, मतलब कि जो कोई भी चीज़ हम उसमें मिलाएंगे तो आसानी से नहीं घुलेगी, मतलब कि घुलने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तनुकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, तनुकरण कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ये छोड़ दीजिए, कोई काम की चीज़ नहीं है, इंटर इंपोर्टेंट नहीं है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, वो कौन सा है, धावन सोडा है। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है, ये लिख लीजिए, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। लिखिए क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं, लिखिए क्रिस्टल का जल किसे कहते। ध्यान रखना, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही मैं बताने वाला हूं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के उत्तर लिख लीजिए, इसका थोड़ा सा बड़ा है। लवण के एक सूत्र इकाई, पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। क्रिस्टल का जल कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं, वो लिख लीजिए। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो CuSO4 पॉइंट का 5H2O, या फिर Na2CO3 पॉइंट 10H2O, या फिर CaSO4 पॉइंट 2H2O। ये क्या है, जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है। और ये क्या है, धावन सोडा है, क्या है, धावन सोडा है। और ये क्या है आपका पहले वाला, ये आपको अब समझिए इसको कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए क्या बताया मैंने कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। लवण का एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में
क्रिस्टल जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब एक सूत्र इकाई का मतलब ये होता है कोई भी माप कर लेना, मतलब मैंने ले लिया 1 लीटर ले लिया, ठीक है ना, 1 मिलीलीटर ले लिया, थोड़ा सा इकाई मैंने ले ली, उसके अंदर जो जल की निश्चित मात्रा होती है कि जल इसके अंदर कितनी मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अधिक मात्रा में हो जल अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने तनुकरण किया था ना, उसी के बेस पर है, जल की थोड़ी सी मात्रा होती है, मतलब निश्चित मात्रा होती है, तो इस प्रकार जो बनेगा उसे बोलते हैं क्रिस्टल का जल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल का जल कहते हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। मतलब इसमें जल जो होता है वो निश्चित मात्रा में होता है, ये नहीं कि ज़्यादा हो कम हो, एक निश्चित मात्रा में मिला जाता है ताकि घोल प्राप्त हो सके। क्या हो सके? घोल प्राप्त हो सके। जैसे आपका हो गया पीओपी का घोल हो गया, जैसे उसको हम लगाते हैं तो क्या होता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। तो आपका ये जो भी जो घोल होता है वो भी क्या होता है? एक क्रिस्टल का जल होता है। तो यहाँ पर उदाहरण की मैं बात करूँ तो CaUSO4 प्लस का 5H2O Na2CO3 10H2O जो धावन सोडा होता है आपका, वो भी आपका एक घोल है। CaSO4 जिप्सम जो होती है वो भी आपका एक प्रकार का घोल है। जैसे इसमें जल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल जल बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आर्द्रता में जल का अवशोषित कर लेते हैं और ठोस पीओपी के गुण नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि जो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको हम क्या करते हैं? आर्द्ररोधी, मतलब कि ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें वो पानी नहीं सोखे। क्या नहीं सोखता? पानी नहीं सोखता, क्योंकि जैसे अगर पानी सोख लेगा तो उसमें से पानी खत्म हो जाएगा और वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा, जो कि क्या होता है उसका जो गुण होता है पीओपी का वो नष्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा बता दिया मैंने। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण व इसके 2 उपयोग लिखिए। अब विरंजक चूर्ण का पता आपको लिख लीजिए, थोड़ा सा सूत्र बता दिया मैंने, CaOH2 होता है। और निर्माण क्या है इसके अंदर देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती को कपड़ों के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपापचय के रूप में, पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण व इसके उपयोग लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट 2014 में आए हुए हैं, ठीक है ना। बेकिंग सोडा इनके बनाने की विधियाँ ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाए, इसका उपयोग। ये तीनों पॉइंट, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण, इन तीनों को आपको बनाने की विधि और इसके उपयोग दो, ठीक है ना, और कैसे इनको प्राप्त किया जाता है वो भी हम लिखने वाले हैं, लिख लिया हमने। अब देखिए अगला पॉइंट है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका काम मिल जाता है? धावन सोडे को। किसको? धावन सोडे को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है समझाइए एवं इसका समीकरण भी दीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया होती क्या है। इसके अंदर देखो पूरी की पूरी आपकी पीएच स्केल आएगी। क्या आएगी? पीएच स्केल आएगी। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ पीएच स्केल बचा है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। अगला किसका अगर लिखिए, इसका आंसर अगर लिखना तो लिख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या करके? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को लिख लीजिए, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं खुद नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, समीकरण आपको लिखना तो लिख लीजिए, NaCl
2NaCl प्लस का 2H2O 2NaOH प्लस का Cl2 प्लस का H2। ठीक है, ये आपका समीकरण हो जाएगा। इसके अंदर देखिए ये लवण है, ये जल है, जैसे करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक्वा रेजिया बन जाएगा, ये एक क्यों है ना, और यहाँ पर क्लोरीन निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हो जाएगी क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके अंदर जो डायग्राम होता है कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आपको लिख लेना। इसके अंदर जैसे आपने बनाया होगा तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस टाइप से आपको डायग्राम आएगा। ऐसे इधर से ये गैस निकलने के लिए द्वार होते हैं, यहाँ से H2 गैस क्लोरीन गैस निकल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं ऐसे, और एक तो एनोड हो जाएगा और एक हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। अब इसको बैटरी के साथ में संयोजित करना है और एक परिपथ बनाना है इसका। ठीक है, और जैसे इसके अंदर और ऊपर यहाँ पर से बीच में से एक और परिपथ निकलेगा, ये पात्र रहेगा, यहाँ पर भी गैस निकलेगी, ये हो जाएगा। इस प्रकार से पात्र रहेगा, इसके अंदर आपको पूरा विलयन भरा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये पात्र रहेगा। इंपॉर्टेंट इतना चित्र, इसका डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछता है, इस पिछली बार पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब आगे देखिए, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है इसका दीर्घ उत्तरात्मक इस चैप्टर का, वो है आपका पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का पीएच स्केल, और मैं मान के चलूँगा कि आपका सेकंड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो ये आपका होने वाला है, मतलब कि चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से उठाने वाला है, अगला पिकअप करने वाला है। मतलब कि पीएच स्केल क्या होती है इसको समझाइए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में समझाइए, पीएच के कुप्रभाव को समझाइए, और पीएच किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं इसका डायग्राम चित्र सहित आपको समझाना है। ये पूरा का पूरा पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन में आपका आ सकता है। लघु उत्तरात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दीर्घ उत्तरात्मक की बात कर रहा हूँ, बड़े उत्तर के रूप में आपका आ सकता है। लघु उत्तरात्मक जो भी बनते थे मैंने सारे करवा दिए हैं। अब देखिए पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। दैनिक जीवन में पीएच का कोई 2 महत्व लिखिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच के कोई महत्व है, आपको बस पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो लिख लीजिए आप। सिर्फ मैं बड़े वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है समझाइए, पीएच स्केल क्या है समझाइए। सेकंड पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच स्केल के कोई 2 महत्व है, पीएच स्केल के कोई 2 महत्व है। हमारे पाचन तंत्र में पीएच के मध्य क्या संबंध है, ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, ये छोड़ दीजिए, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय, ये ठीक है, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय मतलब दांतों का क्षय होना को समझाइए, दंतक्षय को समझाइए, इंपोर्टेंट टॉपिक है। अम्ल व क्षार के प्रमुख अंतर लिखिए। ये प्रश्न थोड़ा सा इसका दो नंबर का लघु उत्तरात्मक है, ये तो मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा दो अंतर करने हैं आपको। ठीक है, ये आपको कर लेने हैं। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व क्षार में 2 अंतर लिखिए, प्रमुख अंतर लिखिए। अम्ल व क्षार में 2 प्रमुख अंतर लिखिए, अम्ल व क्षार में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको अंतर लिखने हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अम्ल और यहाँ हो जाएगा आपका क्षार। लिखिए पहला जो अंतर है वो लिखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लिखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसमें क्या लिखेंगे आप, क्षार स्वाद या इसमें कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। 2 नंबर पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, इसको याद रखें अनिल, क्या करोगे अनिल से याद करना है, मतलब कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते और ये क्या कर देते हैं, ये क्षार
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम बात करेंगे, देखिए इसको लिख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस लास्ट 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लिख लेना, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब मैं 3 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे लिखा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आपको आंसर उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखिए। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपके टॉपिक बचे हैं वो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने करवा भी दिए हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, जो आगे मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसके अंदर आपका एक तो गंधीय सूचक के बारे में दे रखा है। किसके बारे में? गंधीय सूचक के बारे में देख रहा है। और इसके अंदर प्राकृतिक सूचक आपको देखने हैं, प्राकृतिक सूचक देखने हैं, एक देखने हैं संश्लेषित सूचक देखने हैं, संश्लेषित सूचक देखने, ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। और दूसरा इसके अंदर जो है आपकी जो भी सूत्र होते हैं, बेकिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और आपका ब्लीचिंग पाउडर, आप सोचिए आप क्या है, विरंजक चूर्ण का, धावन सोडा का, ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और ये भी मैंने करवा दिए हैं, ये रिपीटेड है। और अगला है इसके अंदर अम्ल से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये मैंने करवा दिया है। और लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है आपका पीएच से संबंधित, मतलब कि पीएच मान से संबंधित, या फिर इसके अंदर समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। संबंधी का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर देखिए संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया की बात मैं करूं, वियोजन अभिक्रिया की बात मैं करूं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, इसको आप विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको मैंने बता दी रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, जो आपके ऑक्सीकरण और अपचयन होती है ना, वो है ये। और एक है इसके अंदर क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। और दहन आपका होगा इसके अंदर। ये चीजें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं मैं सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा और कवर किया होगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए व्याप्त है, मतलब कि बहुत है, इतना ज़्यादा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पढ़ लिया वो भी आपके लिए बहुत है, परिपूर्ण है। अब आपको इसमें से जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और इसी उम्मीद के साथ ही मैं अगले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न, ब्लू पैटर्न पर आधारित करवा रहा हूँ मैं। मिशन 100 का 3rd चैप्टर शुरू होने वाला है, कौन सा? धातु और अधातु, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और लाइक जरूर करना, और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।